एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हम हिस्ट्री की क्लास 8th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। 3 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार ब्रिटिशों के भारत आने पर आदिवासी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ब्रिटिश शासन का आदिवासी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और आदिवासी जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर नंबर 4 है हमारा आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। अठारह में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। जी, बिरसा मुंडा, आपने कहानी सुनोगी बिरसा मुंडा की, झारखंड से संबंधित थे। वो मुंडा नाम के समुदाय से संबंधित थे। जो मुंडा जनजाति है उससे वो संबंधित थे, इसलिए उन्हें कहा जाता था मुंडा, यानी बिरसा मुंडा। तो उन्हें 1895 में झारखंड में छोटा नागपुर के जो जंगल हैं उनमें घूमते देखा गया था। लोग कहते थे कि उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं और वो दीकुओं से हमारी रक्षा कर सकते हैं, वो बहुत सारी बीमारियों को भगा सकते हैं, यानी लोग उन्हें भगवान मानते थे। तो लोग कहते थे उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं यानी बाहरी लोग, दीकू किसे कहते हैं, दीकू कहते थे बाहरी लोगों को, उनको यानी बिरसा को दीकुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। यानी बिरसा मुंडा ऐसा लोगों से कहते थे कि बिरसा को भगवान ने बाहरी लोगों से बिरसाओं की, मुंडा परिवार की या मुंडा जनजाति की रक्षा करने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो कि छोटा नागपुर में रहता है। तो मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर में, झारखंड राज्य में। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी जैसे कि संथाल और उराव भी शामिल थे। तो संथाल और उराव जनजाति भी पाई जाती है छोटा नागपुर पठार के आसपास। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। दरअसल जो जनजातीय समुदाय होता है वो प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक होता है। उनके अपने नियम होते हैं, अपना एक विशिष्ट धर्म होता है, और कोई उनके धर्म में हस्तक्षेप करे, कोई उनकी जीवन पद्धति में हस्तक्षेप करे तो ये वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्रकृति से बहुत ही निकट रहते हैं, क्लोज रहते हैं। यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। ये डोंगरिया कोंद जनजाति की महिलाएं हैं। ओडिशा के डोंगरिया कंध कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि डोंगरिया कोंद जनजाति कहाँ पाई जाती है? ओडिशा राज्य में। सीधा सवाल पूछा जाता है, ये पूछा भी गया है कि डोंगरिया कोंद जनजाति किस जिले में पाई जाती है? ओडिशा राज्य में पाई जाती है। संथाल और उराव जनजाति झारखंड राज्य में, मुंडा जनजाति झारखंड राज्य में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब आगे देखते हैं बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था। जिन्हें दीकू कहा जा रहा था वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। यानी इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अंग्रेजों के कारण किस प्रकार से आदिवासियों का जीवन बदल रहा था। पिछले साल यानी 7th क्लास की जो एनसीईआरटी की क्लास है, एनसीईआरटी की बुक है, आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा है। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों के द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। जो आदिवासी समुदाय होता है उसके जो रीति रिवाज और रस्में होती हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग होती हैं। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था।
आदिवासियों में भी ऊंच नीच पाई जाती है, इनमें भी सामाजिक फर्क होता है। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कैसे? कुछ झूम खेती करते थे, कुछ आदिवासी झूम खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। झूम खेती को घुमंतू खेती भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें जनजातीय समुदाय किसी एक जगह पर वृक्षों को काट देते हैं और फिर उन्हें जला देते हैं। उससे जो राख बनती है उसे मिट्टी में मिला देते हैं, क्योंकि राख में पोटाश होती है, जिसके कारण मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। उसके बाद उस भूमि पर खेती की जाती है और जब तक 1-2 साल तक उस पर खेती होती है तब तक खेती करते हैं। उसके बाद उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर यही प्रक्रिया किसी दूसरी जगह पर अपनाई जाती है, तो उसे कहा जाता है झूम खेती या फिर घुमंतू खेती। तो कुछ झूम खेती करते थे। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी। ये थी झूम खेती। अभी बताया था कि झूम खेती क्या होती थी। उससे आगे देखते हैं। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पट्टियों में ही रहते थे। तो ये घुमंतू किसान कहाँ रहते थे? पूर्वोत्तर वाले इलाके में और मध्य भारत की पर्वतीय पट्टियों में। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। यानी ये आदिवासी समुदाय पूरी तरह से जंगलों पर ही निर्भर थे। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। अब परती क्या होता है? परती होता है कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए, उसे कहते हैं परती भूमि। एक आगे वर्ड आएगा साल। साल एक पेड़ होता है और महुआ एक फूल होता है, जिसे या तो खाया जाता है या फिर शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं। कुछ आदिवासी समुदाय झूम खेती करते थे, जबकि कुछ आदिवासी समुदाय शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। ओडिशा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय, तो ये आपको ध्यान रखना है। खोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? ओडिशा राज्य में। ओडिशा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुए के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। अभी हमने देखा था कि साल एक पेड़ है, जबकि महुआ एक फूल होता है, जिसका इस्तेमाल या तो खाने के लिए किया जाता है या फिर शराब बनाने के लिए किया जाता है। तो वो खाना पकाने के लिए साल और महुए के बीजों के तेल का इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वो बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये डोंगरिया कोंद कबीले की औरतें हैं, जो कि पंडानू की पत्तियाँ इकट्ठा करके ले जा रही हैं। और इन पंडानू की पत्तियों से क्या बनाया जाता है? इन पंडानू की पत्तियों से पत्तलें बनाई जाती हैं। अब आगे देखते हैं। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी, तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था, लेकिन वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का भी सहारा लेना पड़ता था।
उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे, कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय, जैसे कि मध्य भारत के बैगा समुदाय, तो जनजाति जो आदिवासी समुदाय थे वो क्या करते थे, या तो जंगलों की उपज थी उन पर निर्भर रहते थे, या फिर वो गाँव में नौकरी करते थे, बोझा ढोने का काम करते थे, सड़क निर्माण के काम थे उनमें मजदूरी करते थे। लेकिन कुछ जनजाति ऐसी भी थी जो अलग से, मतलब जंगलों के अलावा कहीं और काम करने से कतराती थी। वो केवल जंगलों पर ही निर्भर रहना मानती थी, जैसे कि मध्य भारत के बैगा जनजाति। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बैगा जनजाति ये कैसी जनजाति थी, ये औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो खुद को जंगल की संतान मानती है और मजदूरी करना उनके लिए अपमान की बात थी, तो वो थी बैगा जनजाति। अब आते हैं आगे। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। यानी आदिवासी समुदाय जो अंग्रेज लोग थे या बाहरी महाजन और व्यापारी लोग थे, उन्हें अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। अब कुछ आदिवासी पालतू भी थे, मतलब वो जानवर भी पालते थे, पशुपालक भी थे। कुछ आदिवासी जानवर पालते थे, जैसे बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वन गुज्जर जनजाति कहाँ पाई जाती है। वन गुज्जर जनजाति पाई जाती है पंजाब राज्य में और लबाड़िया जनजाति पाई जाती है आंध्र प्रदेश राज्य में। साथ ही कुल्लू के गद्दी समुदाय, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में। जो कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग थे वो गडरिये थे और कश्मीर के बक्करवाल बकरियां पालते थे। तो बक्करवाल जनजाति कश्मीर में पाई जाती है। सीधा मिलाने का सवाल बन सकता है कि वन गुज्जर जनजाति, ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है या कितने सही सुमेलित हैं। वन गुज्जर जनजाति पंजाब राज्य में, गद्दी जनजाति कुल्लू यानी हिमाचल प्रदेश में, और लबाड़े जनजाति आंध्र प्रदेश में, और बक्करवाल जनजाति कश्मीर में पाई जाती है। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप उनके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे, यानी अगले साल की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त क्या था? क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और औरत और मर्द के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक वेरियर एल्विन, एक ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक थे वेरियर एल्विन। इन्होंने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल तक मध्य भारत के जो बैगा जनजाति है और खोंड जनजाति है उनके बीच बिताए थे। यानी ये कई साल तक बैगा जनजाति और खोंड जनजातियों के बीच में रहे थे उनकी जीवन शैली को जानने के लिए। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारों को समझा जा सकता है। यानी एल्विन ने उनके जीवन शैली के बारे में लिखा है। तो क्या लिखा है? वे लिखते हैं, चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे खुचे ठूठों को काटने जाती थी।
पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली और मशरूम मतलब कुकुरमुत्ता, तो मशरूम को कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। औरतें ये फल बीन कर लाती थी। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी या फिर महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते रहते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी। ये जो आपको यहाँ नाम मिल रहे हैं महीनों के, ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार नाम है। चैत, जेठ, बैसाख, ये सब हिंदू कैलेंडर के अनुसार महीनों के नाम यहाँ दिए गए हैं। तो जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। क्वार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में ही होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। बेवड़ क्या है? जो मध्य भारत में झूम खेती होती है उसे बेवड़ कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है शब्द बेवड़। मध्य भारत में झूम खेती को बेवड़ कहते हैं। इस दौरान शिकार और चीजों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि केवल कुछ फसलों की बुआई कटाई होती थी और भोजन काफ़ी होता था, इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी ज़रूरत पड़ने लगती थी। यहाँ आपको एक लड़की दिखाई दे रही है। ये संथाल जनजाति की लड़की है जो कि ईंधन ले जा रही है। बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माओ के साथ जंगल में जाते हैं। इससे आगे देखते हैं बेवड़। अभी देखा था हमने वर्ड। मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है बेवड़। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, यानी कुछ आदिवासी क्या थे? कुछ आदिवासी जंगलों की उपज पर निर्भर थे, कुछ पशुपालक थे और कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। यानी आदिवासी समुदाय में जो जमीन होती है वो पूरे कबीले की संपत्ति मानी जाती है। जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था, लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या फिर घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें इनसे कर वसूलना आसान हो जाता था। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। यानी अंग्रेजों को लगता था कि आदिवासियों को एक जगह स्थायी रूप से बसाना जरूरी है। अब देखते हैं कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। अब देखें कि ये बदलाव क्या थे। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। यानी जब तक अंग्रेज आदिवासियों के जीवन पद्धति में दखल देने के लिए नहीं आए थे, तब तक जो आदिवासियों के मुखिया होते थे उनका उनके इलाके में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस भी होती थी और वे जमीन और वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए। उन्हें कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छिन गई।
यानी उन आदिवासी मुखियाओं को अब कई गांवों का मुखिया तो बना दिया गया, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं दी गई थी, उनकी शक्तियां छीन ली गई। और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही, वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये एक आदिवासी समुदाय का चित्र है। पूर्वोत्तर के निशी जनजाति है वो पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। तो जो निशी जनजाति है उसके गांव में लट्ठे से बना वो घर है, और जब इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं तो पूरा गांव मदद करता है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। जो घुमंतु किसान थे उनका क्या हुआ, काश्तकार थे। ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहरकर नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें उनसे कर वसूलने में परेशानी होती थी। अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरे को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। यह एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ धान की खेती की जा रही है, जंगल को काटकर धान की खेती की जा रही है। गुजरात के एक जंगल में खेती करती है भील औरतें हैं। घुमंतु खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया है और खेती के लिए जमीन साफ कर दी गई है। अब आगे क्या हुआ। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। क्यों? क्योंकि जहाँ पानी कम हो, मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिर उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती की छूट दे दी गई। वन कानून और उनके प्रभाव। अब देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा जो वन कानून बनाए गए थे उनके जनजातियों पर क्या प्रभाव पड़े। जैसा कि आपने देखा है, आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानून में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी असर पड़ा। ये चित्र है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते आदिवासी, समतल मैदानों और जंगलों में धान की खेती के बीच फर्क है। तो जो वन कानून बनाए गए थे उनका आदिवासियों के जीवन पर भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। और कौन से जंगल जो आरक्षित वन घोषित किए गए थे, वो ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे। इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। अंग्रेजों के सामने भी समस्या पैदा हो गई। और समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए, क्योंकि आदिवासी तो जंगलों में रहे ही नहीं। रेलवे स्लीपर्स क्या थे? स्लीपर्स लकड़ी के 36 तख्ते होते हैं जिन पर रेल पटरियाँ बिछाई जाती हैं। जो समय रेल पटरियाँ बिछाई जा रही थी तो उनके लिए रेलवे स्लीपर्स ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम वो कहाँ से करें, ये अंग्रेजों के सामने समस्या पैदा हो गई।
औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, लेकिन बशर्ते शर्त यह है कि गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। यानी जो भी झूम काश्तकार उन जंगलों में रहेंगे उन्हें सरकार के लिए मजदूरी करनी होगी मुफ्त में, और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है, देखते हैं आइए क्या कहा आदिवासियों ने। 1930 के दशक में वेरियर एल्विन, जो एक ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक थे, अभी हमने देखा, उन्होंने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें इस बात पर शिकायत की गई है कि अंग्रेजों के शासन में बैगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, जीना कितना है मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवार, बगीचों में पटवारी और खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान। भोजन पाए कहां से अंग्रेजों के इस देश में। तो आप ये देख सकते हैं कि आदिवासियों का जीवन किस तरह से बदल रहा था। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध भी किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी, जैसे 1906 में सोंग्रम संगमा के द्वारा असम में बगावत की गई और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। तो वन सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 के दशक में हुआ था और मध्य प्रांत यानी आज का जो मध्य प्रदेश है वहाँ हुआ था। अब आगे देखते हैं व्यापार की क्या समस्याएं थी। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं ये समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये गोदारा औरतें हैं बुनाई करती हुई। और ये समझने के लिए आइए रेशम उत्पादों की स्थिति को देखें, यानी व्यापारियों के जो जनजातीय समुदाय में वो दखल दे रहे थे उनसे उन पर क्या असर पड़ने वाले थे। तो उसे समझने के लिए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखते हैं कि कैसे उन पर असर पड़े। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांगों को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। तो संथाल जनजाति रेशम के कीड़े पालती थी। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए सिर्फ 3 से 4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या फिर गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले जो बिचौलिए थे वो जमकर मुनाफा कमा रहे थे। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली सा फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। यहाँ एक महिला है, चटाई बुनती एक हाजांग औरत है। औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वे खेतों में और कारखानों में भी अपने बच्चों को साथ लेकर जाती थी। यहाँ बिहार की कोयला खदान में काम करने वाले एक मजदूरों का चित्र दिया गया है। ये बिहार में कोयला खनन 1948 का चित्र है। 1920 के दशक में बिहार की झरिया, जो झरिया आज कहाँ है? बिहार में झरिया झारखंड में है और रानीगंज पश्चिम बंगाल में। तो इनकी जो कोयला खदानें हैं वहाँ काम करने वाले 1920 के दशक में लगभग 50% जो मजदूर थे वो कौन थे? वो आदिवासी थे।
अंधेरी और दम घोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि यह खतरनाक भी था। क्यों? अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में काम करने वाले जो मजदूर थे उनमें हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। तो आप देख सकते हैं कि जनजातियों का जीवन किस तरह से बदल रहा था और उस पर कितने बुरे प्रभाव अंग्रेजों के पड़ रहे थे। अब आगे आते हैं काम की तलाश। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था, यानी ठेकेदारों की वजह से इन्हें भर्ती किया जाता था। और ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी नहीं जाने देते थे। नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। जैसे 1831-32 में कोला आदिवासियों ने बगावत की और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। जो 1831-32 में कोल आदिवासियों ने बगावत की थी उसे ही कहा जाता है कोल विद्रोह, और 1855 में जो संथालों ने बगावत की थी उसे ही कहा जाता है संथाल विद्रोह। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था 1910 में, और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का एक विद्रोह था। आइए देखें क्या है बिरसा मुंडा। बिरसा का जन्म 1870 के दशक में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदायों के सरदारों, यानी जो समुदाय के मुखिया थे, उन्हें विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग एक ऐसे स्वर्णयुग की बात किया करते थे कि जब मुंडा लोग दिकू मतलब बाहरी लोगों के उत्पीड़न से पूरी तरह से आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई यानी मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है। यानी बिरसा मुंडा ने बचपन में ये जान लिया था कि मुंडा समुदाय अंग्रेजों के आने से पहले बहुत अच्छा समुदाय था। वो बहुत अच्छी तरह से जीते थे और अपने खोए हुए अधिकार वो वापस पा सकते हैं। और जब वो स्कूल गए तो उन्होंने वहाँ भी पाया कि मुंडा समुदाय अपना पहला जो साम्राज्य था वही हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार भी वापस पा सकता है। लेकिन कैसे? अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए, क्योंकि अंग्रेज तो जो मिशनरी थी वो अंग्रेजों की थी और अंग्रेज ईसाई बनाने के लिए आतुर थे और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय व्यतीत किया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोर अवस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वे काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। तो आपको क्या याद रखना है? जो बिरसा का आंदोलन था, बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, वो कैसा आंदोलन था? वो आदिवासी समुदाय को सुधारने का आंदोलन था। ये आपको ध्यान रखना है। बिरसा ने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास ना करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को भी लगातार विरोध किया। वे उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायी से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग यानी सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन
जीते थे। तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था, इसलिए अंग्रेजों को इससे परेशानी थी। हमने एक वर्ड देखा है अभी, वैष्णव। बिरसा मुंडा वैष्णव संप्रदाय के उन्होंने वैष्णव संप्रदाय के साथ भी कुछ समय बिताया था। तो वैष्णव का मतलब होता है विष्णु की जो पूजा करते हैं उन्हें कहा जाता है वैष्णव। और ऊपर एक गीत दिया हुआ है, लहू लुहान मेरे कंधे। मुंडा आदिवासियों के गीतों में उनके कष्ट झलकते हैं। हाय कोहलू के बैल की तरह मैं, लहू लुहान मेरे कंधे, जमींदार के दूत दिनों रात करते हैं मुझे परेशान, बड़बड़ाता हूँ मैं यही दिनों रात, हाय यही है मेरी हालत, नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियाँ। तो अंग्रेजों के द्वारा जो जनजाति समुदाय था उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। यही आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं और कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भू नीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। यानी अंग्रेजों ने जो भू नीतियाँ बनाई थी, जो कानून बनाए थे, वो आदिवासियों की जो परंपरागत भूमि व्यवस्था थी उसे नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। अंग्रेजों ने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुना दी। आगे 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बिरसा राज का प्रतीक था सफ़ेद झंडा। उसके बाद सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सकें। और दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमने देखा कि आदिवासी समुदाय या दीकू जो भी बाहरी लोग थे या अंग्रेजों का और बाहरी लोगों का आदिवासी समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा और फिर आदिवासी समुदायों ने किस प्रकार से विद्रोह किए। 3 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 4 हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।